हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्योर केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री आपका 11वीं कक्षा का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। अब इस लेसन में आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डील करने वाले हैं जिसका नाम है पदार्थ एवं इसकी भौतिक अवस्थाएं। ओके, तो पदार्थ और इसकी भौतिक अवस्थाएं के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट आउट यहां पर करते हैं जिसका पदार्थ। पदार्थ क्या है? ओके, इसकी बात कर ले हम लोग। सबसे पहले तो पदार्थ क्या होता है इसको जानते हैं। तो देखिए, जब पदार्थ की आप बात करते हो तो आपको हम बता दें कि हम लोग के अगल बगल उपस्थित जितने भी वस्तुएं, हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड में जितने चीजों के बारे में जानते हैं और साथ साथ इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उपलब्ध जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, वे सभी पदार्थ। ओके, वे सभी पदार्थ हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली जितने भी चीजें हैं वो सभी पदार्थ हैं। क्लियर है? तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? तो आपको उसकी परिभाषा को हम बताएं। तो देखिए इसका परिभाषा होगा कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन तथा जिन्हें महसूस किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ओके, हम लोगों के अगल बगल जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनका कुछ अपना एक द्रव्यमान होता है, उनका कुछ आयतन होता है। भले वो आयतन बदलता हुआ रहे या फिर किसी किसी का आयतन निश्चित होगा। तो वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ आयतन हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो तथा जिनको इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता हो। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा, जो 5 इंद्रियां हम लोग की हैं जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं, तो 5 इंद्रियों के द्वारा जिनको महसूस किया जा सकता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अब यहां पर पदार्थ बोलेंगे तो उसकी परिभाषा क्या क्या है, उदाहरण उसके क्या क्या है। तो जितनी भी वस्तुएं अपने अगल बगल उपलब्ध है सबका नाम दे सकते हो, जैसे आदमी, ठीक है, जानवर, पानी, हवा, पत्थर, कलम। आपके दिमाग में जो भी बात आता हो, आपके दिमाग में जो भी चीज आएगा वो सब क्या कहलाएगा? पदार्थ। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होंगी, इत्यादि हम लिख देते हैं यहां पे। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होंगी वे सभी क्या होंगे? तो पदार्थ होंगे। और उसका हम यहां पर उदाहरण दे दिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए,
अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानना है, क्योंकि जो हम लोग के अगल बगल उपलब्ध जितने भी पदार्थ हैं, ओके, हम लोग के अगल बगल उपलब्ध जितने भी तरह के पदार्थ हैं, सभी पदार्थ किसी अन्य रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या है, अगर आप पत्थर की बात करते हो तो पत्थर क्या होता है, पत्थर कड़ा होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है। वहीं अगर आप पानी की बात करते हो तो पानी आपका मुलायम होता है। फिर वहीं आप हवा की बात करते हो तो हवा को आप देख नहीं पाते हो, सिर्फ महसूस करते हो। ओके, तो हम लोग के वातावरण में जो पदार्थ हैं वो पदार्थ अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ओके, सभी अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो वो जो अलग अलग रूप है उसी के लिए हम लोग भौतिक अवस्था वर्ड यूज करते हैं। ओके, कि वह अवस्था जिसमें पदार्थ रहते हैं, जिस रूप में पदार्थ होते हैं, उसी को हम लोग भौतिक अवस्था कहते हैं। और पदार्थ की जो है वो 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए शुरू करें। सबसे पहला भौतिक अवस्था पदार्थ का जो है वो है आपका ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड भी कहते हैं। तो जब ठोस की बात कर रहे हैं तो ठोस के लिए आपको एक उदाहरण दे, आप पत्थर की बात करते हो तो पत्थर क्या होता है, पत्थर को आप दबा नहीं सकते हो। पत्थर का जो एक रूप होगा उसी रूप में वो हमेशा रहेगा, चाहे उसको किसी भी जगह पे ले जाओ। ठीक है, पत्थर हमेशा उसका क्या रहेगा, तो निश्चित एक रूप होगा, आकार उसका बिल्कुल निश्चित होगा। ठीक है, हाँ, तो आकार हमेशा निश्चित है, जितना वजन लेंगे उतना ही वजन का पत्थर हमेशा रहेगा। फिर क्या है, तो आकार तो निश्चित है, फिर आयतन निश्चित होगा, यानी कहीं भी उसको रख दो उतना ही जगह घेरेगा। ठीक है, हाँ, तो पदार्थ आपका वह पदार्थ का वह भौतिक अवस्था पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसमें जिसमें इसका आकार, आयतन एवं आकृति तो निश्चित होता है। ओके, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का जो आयतन है, आकार है, आकृति है, यह निश्चित होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ठोस। क्लियर है, ये पहला भौतिक अवस्था हो गया। फिर दूसरे भौतिक अवस्था की अगर हम लोग बात कर लें तो दूसरा है आपका द्रव। ओके, तो द्रव की जब आप बात कर रहे हो तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें जिसमें इसका आयतन
निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ओके, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है, तो इसको हम लोग द्रव कहते हैं। ओके, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहा जाएगा। तो द्रव कहते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? तो इसके अगर उदाहरण की बात करें हम लोग, और ठोस का भी उदाहरण हम नहीं लिखे थे तो यहाँ पे उदाहरण लिख दे रहे। इसका उदाहरण जो होगा ठोस का, वो क्या क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ठोस का उदाहरण आपका पत्थर, धातु, है ना। धातु में आपका मरकरी को छोड़कर बाकी सभी धातु क्या होंगे? लगभग ठोस होते हैं। ओके, उसके बाद मिट्टी, बालू इत्यादि। और फिर वहीं अगर द्रव के उदाहरण की बात करते हो तो जल, दूध, तेल इत्यादि, अल्कोहल वगैरह भी सब होगा। ओके, तो द्रव का ये उदाहरण हुआ, ठोस का आपका परिभाषा और ये उदाहरण हो गया। अब हम लोग आगे बात करें कि तीसरा जो भौतिक अवस्था है उसकी बात कर लें। तीसरा भौतिक अवस्था है, उसका नाम है गैस। ओके, तीसरा भौतिक अवस्था है गैस। इसकी बात कर ले हम लोग, तो गैस को परिभाषित कैसे करेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का जो आयतन होगा और आकार जो होगा दोनों अनिश्चित होगा, उसी को हम लोग गैस कहेंगे। और इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है। उदाहरण अगर हम लोग लिख लें तो इसमें उदाहरण में आपका ये जो हवा है एक गैस की तरह है। ओके, वायु जिसको बोलिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इत्यादि बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, तो इत्यादि। तो इतने गैसें हैं। ओके, समझ गए होगे? तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। तीनों के बारे में हम आपको यहां पर परिभाषित किए। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा हम लोग 10वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, यानी क्लास 9, 10 और 8 तीनों कक्षा में इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन हुआ, बेसिक परिभाषा हुआ। ओके, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हम लोगों के स्टैंडर्ड का, जो कि कक्षा 11वीं में पढ़ना है, यानी क्लास 11th में हम लोगों को पढ़ना है। तो आते हैं अब हम लोग अपने पॉइंट पे, जिसमें हम लोग तीनों भौतिक अवस्थाओं के गुण के बारे में जानेंगे कि इनका गुण क्या होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है। ओके, इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ठोस के गुण। देखिए, ठोस के गुण की बात करें हम लोग तो सबसे पहला गुण हम यहां लिख देते हैं आपके लिए। पहला गुण, ये
कठोर होते हैं। ठोस कैसा होता है? तो ये आपका कठोर होता है। ओके, मतलब इनको दबाने पे ये नहीं दबेंगे। क्लियर है? ये कठोर होगा, इसको आप अलग अलग मतलब रूप में नहीं ढाल सकते हो, ये जिस रूप में एक बार आ जाएगा उसी रूप में रहता है। तो ठोस जो है वो क्या होंगे? कठोर होते हैं। फिर दूसरे गुण की बात करें हम लोग, ठोस के गुण में आपका दूसरा गुण जो होगा उसका हम लोग बात कर ले, तो इनका आकार एवं आयतन, जो कि हम लोग परिभाषा में भी बात किए थे, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। फिर हम लोग तीसरा बात कर लें कि इनका क्वथनांक एवं द्रवणांक उच्च होता है। ओके, इनका क्वथनांक एवं द्रवणांक उच्च होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि क्वथनांक और द्रवणांक उच्च होता है। तो क्वथनांक क्या है, द्रवणांक क्या है, ये है क्या? तो क्वथनांक की जब आप बात करते हो तो इसके लिए हम आपको बता दें कि क्वथनांक वह तापमान होता है, किसी पदार्थ के लिए वह ताप होता है जिस पर जो द्रव पदार्थ होगा वो आपका क्या होगा? उबलना शुरू कर देगा, यानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो चूंकि ठोस है और ठोस एक कठोर पदार्थ है, तो ये क्या होगा कि इसको अगर आपको वाष्प में बदलना है, इसको उबालना है, तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आपको यहां पर देना पड़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा तापमान यहां पर आपको देना पड़ेगा, तभी जाके ठोस क्या होगा? उबल पाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो पाएगा। फिर गलनांक की बात करते हैं, तो गलनांक वह ताप होता है किसी पदार्थ के लिए जिस पर वह क्या होता है कि आपका द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ओके, वह ताप, वह बिंदु जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रवनांक। ओके, समझ गए क्वथनांक और द्रवनांक? तो चूंकि ठोस जो है वो कठोर होता है, इसी वजह से इनका क्वथनांक और द्रवनांक जो है उच्च होता है। अब एक और रीजन हम लोग जानेंगे जिसका सबसे अंतिम में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आगे इनके अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक रिक्त स्थान नहीं होता है। सबसे पहले जान लो, यहां पर हम अंतराण्विक अंतराण्विक रिक्त स्थान मतलब क्या है और अवयवी कण मतलब क्या है। तो देखिए यहां हम बताते हैं आपको कि अगर आप अवयवी कण की बात करते हैं, अगर आप अवयवी कण की बात करते हैं तो इसका मीनिंग है आपका कि कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होता है, कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होता है, उन्हीं छोटे छोटे कणों को हम लोग बोलते हैं अवयवी कण। जैसे मान लो एक ईंट जो है वो मिट्टी के कणों के मिलने से बना है, तो ईंट के लिए जो मिट्टी के कण होंगे वो अवयवी कण कहलाएंगे। ओके, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग का जो शरीर है वो छोटे छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना है, उसी तरीके तो हम लोग का जो कोशिका होगा वो क्या हो जाएगा? अवयवी कण हो जाएगा हम लोगों के शरीर का। ओके, यानी कि
वह कण जिसके जुड़ने से, जिसके मिलने से किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का निर्माण होता है, उन कणों को हम लोग बोलेंगे अवयवी कण। क्लियर है? अब अंतराण्विक रिक्त स्थान का मतलब क्या है? तो अंतराण्विक मतलब कि किसी पदार्थ के अंदर, अंतराण्विक जब भी यूज किया जाएगा मतलब उसका पदार्थ के अंदर की बात की जाएगी। तो अंतराण्विक रिक्त स्थान नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, जो ठोस होता है वो कठोर होता है और उसके बीच जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे से मजबूती से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तो इनके बीच में जगह नहीं बचता है। और अगर जगह बचेगा भी तो बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही कम होता है जगह। क्लियर है? तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझ लो कि अगर आप एक ईंट लो और ईंट के अंदर में बालू डालने का कोशिश करो तो क्या हो जाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसके अंदर में जगह नहीं है। ईंट के अंदर में जगह नहीं है कि वो बालू को अपने अंदर ले सके। लेकिन उसी बालू को आप पानी के अंदर डालो तो पानी के अंदर चला जाएगा। या फिर ईंट के अंदर में चीनी मिलाने का कोशिश करो, नहीं मिलेगा। लेकिन उसी चीनी को पानी में मिलाओ तो पानी में वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर में जगह है और इसी वजह से पानी के अंदर में चीनी आपका घुल जाएगा। लेकिन ठोस जो है उसके बीच में कोई भी जगह नहीं है। जो ईंट है उसके बीच में जगह नहीं है। उसके अंतराण्विक और उसके अवयवी कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान नहीं है। रिक्त स्थान जो होता है बिल्कुल भी नहीं है। अगर है भी तो बहुत ही कम, जिसको न के बराबर हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है? तो अंतराण्विक स्थान नहीं होता है। अब अगला गुण, अगले गुण की बात करते हो तो इनके अवयवी कणों के बीच, यहां बीच मेरे छूट गया था, अवयवी कणों के बीच मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। ओके, अब यहां बात कर रहे हैं हम लोग कि इनके अवयवी कणों के बीच मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो इसका मीनिंग हम आपको समझा देते हैं कि यहां पर अवयवी कण हो गए, ये सभी अवयवी कण छोटे छोटे कण है जिसके मिलने से आपका एक ठोस का निर्माण हुआ। तो अवयवी कण जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मजबूती से बंधे होते हैं, बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। ओके, बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, मजबूत आकर्षण बल इनके बीच में होता है। ये जो अवयवी कण है, जो छोटे छोटे कण यहाँ पे दिखाए हम आपको, ये जो कण है इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। इसी वजह से जो आपका ठोस होता है वो कठोर होता है। समझ गए? अंतराण्विक आकर्षण बल मतलब क्या? कि वह बल जो कि किसी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में लगता हो। समझ रहे हो? किसी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में लगता हो उसको हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो यहां पर अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसी वजह से ठोस जो है कठोर है। यही कारण है कि ठोस आपका कठोर होता है। और ठोस का क्वथनांक और द्रवनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। साथ साथ इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। यही रीजन, क्योंकि एक कण दूसरे कण को मजबूती से बांधे हुए होगा, मजबूती से जोड़े हुए होगा, तो जैसे ही हटना चाहेगा तो उसको हटने के लिए बहुत ज्यादा ताकत का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूती से बंधे हुए हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। अगले गुण की बात करें, छठा, इनकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है, इसका मतलब क्या? ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? यहां क्वेश्चन है भाया,
कि भाई ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो ऊष्मीय ऊर्जा है बालक कि यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि वह ऊर्जा जो किसी पदार्थ के अवयवी कणों के, ठीक है, भ्रमण के लिए, गति के लिए जिम्मेवार होते हैं, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, जैसे आपको हम समझाए कि मान लो हम लोग के शरीर में जो भी आपका ब्लड मूव कर रहा है या फिर जितने भी मूवमेंट आप देख रहे हो, ओके, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हम आपको यहाँ होता है कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग के पॉकेट में जितना खर्च हम लोगों को घर से मिलता है उससे ज़्यादा मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, घूमना फिरना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ खरीदना शुरू करेंगे। तो ऊष्मीय ऊर्जा भी उसी तरीके से कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, तो अवयवी कण के गति के लिए जैसे ही ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा, चीजें क्या होने लगेंगी, घूमना शुरू कर देंगी। ओके, अवयवी कण जो होंगे वो क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे पदार्थ के अंदर का। क्लियर है, बात समझ रहे हो? तो अवयवी कण घूमना शुरू कर देंगे, वही आपका ऊष्मीय ऊर्जा है। और आपका ठोस का ऊष्मीय ऊर्जा निम्न क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो आपका ठोस जो है, ठोस के जो कण है वो घूमते नहीं है, एक जगह पर बंधे होते हैं मजबूत आकर्षण बल से, इसी वजह से ये घूम नहीं पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका ऊष्मीय ऊर्जा जो होगा वो निम्न होगा। क्लियर होगी बात? तो ये था हम लोगों का ठोस का गुण। अब हम लोग बात करेंगे द्रव के गुण की। ओके, तो उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक दो और पॉइंट हम यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, 7वां, ये असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब क्या, तो इनको दबाया नहीं जा सकता है। ये असंपीड्य का मीनिंग हुआ कि इनको दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को आप दबा नहीं सकते हो, आप कितना भी कोशिश कर लो उसको आप दबा नहीं सकते हो। जैसे आप एक पत्थर को चाहो कि हाथ से दबा दे, नहीं दबेगा, टूट जाएगा। वो किसी दूसरे चीज से दबाओगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। समझ रहे बात को? वो दबने वाला नहीं है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं असंपीड्य, यानी एक ठोस पर दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं द्रव के गुण की। तो आते हैं उस पर। तो देखिए, द्रव के गुण की बात करते हैं, और है क्या कि ठोस के गुण को हम लोग डिस्कस कर लिए, तो द्रव का गुण इसी से रिलेट करके अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, द्रव के गुण में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपका कि ये मुलायम होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये मुलायम होते हैं। जो द्रव होंगे वो मुलायम होंगे। ओके, मतलब मुलायम के इनको थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। फिर दूसरा है इनका क्वथनांक ठोस से कम एवं गैस से ज्यादा होता है। इनका क्वथनांक जो होगा वो क्या है आपका, ठोस से कम है। क्यों? क्योंकि ठोस के अपेक्षा में ये मुलायम है। ठोस बहुत ज्यादा आपका कठोर था, लेकिन ये क्या है, मुलायम है। तो ठोस के अपेक्षा में इनका जो क्वथनांक होगा वो कम होगा, लेकिन गैस के अपेक्षा में इनका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि गैस जो होगा वो द्रव से भी मुलायम होता है, द्रव से भी अधिक मुलायम होगा। फिर अगला, ये हल्के संपीड्य होते हैं, मतलब द्रव जो है उसको हल्का दबाया जा सकता है, और ये जो हल्का है इसको आप न के बराबर ही समझ कर चलो, दबाने योग्य है लेकिन इतना कम दबता है, ये इतना कम दबाने योग्य है कि इसको आप न के बराबर सपोज करके चलो। क्लियर है? फिर अगला, इनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि आप द्रव को जिस तरह के बर्तन में रखोगे उस तरह के आकार को वो पकड़ लेगा। ठीक है, आयतन इसका निश्चित होगा
आयतन निश्चित होगा। जैसे हम अगर बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आ रहे हैं तो 1 लीटर ही होगा, ऐसा नहीं कि घर पे लाए तो वो 1.5 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होगा, लेकिन जो इसका आकार होगा वो हमेशा अनिश्चित होगा। समझ रहे हो बात को? आकार हमेशा अनिश्चित होगा, क्योंकि जिस बर्तन में रखोगे उसी रूप को ये पकड़ लेता है। अगला, इनके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इनके अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं कि पानी के अंदर में चीनी को घुला पाते हैं, पानी के अंदर में नमक को घुला लेते हैं। आपका दूध है, दूध में हम लोग चीनी मिलाकर पी पाते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर में आपका क्या है, जो मतलब द्रव है, द्रव के अंदर में क्या है आपका, तो खाली स्थान है उनके अवयवी कणों के बीच में। इसी वजह से कह सकते हैं कि द्रव के अंदर में आप किसी नए चीजों को भुला सकते हो। छठा गुण है कि इनके अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस से कम परंतु गैस से ज्यादा होता है। ओके, इनके अवयवी कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल बताया हम आपको कि अंदर में किसी पदार्थ के अंदर में जो अवयवी कण है उनके बीच में जो आपका बल लग रहा है, ओके, जो अवयवी कण उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को अंतराण्विक आकर्षण बल हम लोग बोल रहे हैं। तो यहां पर ठोस से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है, और यही रीजन है आपका कि ये कुछ इस तरीके से समझो कि ये द्रव के कण है, ओके, कुछ इस तरीके से। जबकि ठोस के कण किस तरह होते हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे में पूरी तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ, ऐसे। ये ठोस के कण हो गए, लेकिन ये क्या है, द्रव के कण। हल्का हल्का जगह, एक बात लेकर चल रहे हैं, तो हल्का हल्का जगह आपका द्रव में यहां पर होता है, और इनका अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, यानी ठोस से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। इसी वजह से थोड़ा सा जगह भी बन पाता है, थोड़ा कम पैक होगा, थोड़ा कम मजबूती से बंधा होगा, इसी वजह से वहां पर थोड़ा सा जगह भी बनाया जा सकता है। फिर है, इनमें बहाव होने की क्षमता होती है, यानी कि जो द्रव होंगे उनको एक जगह से बहाकर दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, उनके जगह को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर पानी को आप एक जगह गिराओगे तो बहते हुए क्या होता है, दूसरे जगह चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम पत्थर को रखेंगे एक जगह तो पत्थर बहता हुआ दूसरे जगह चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप पानी को एक जगह रखोगे तो वो बहता हुआ दूसरे जगह पे चला जाएगा, है ना। ये बात आप अक्सर देखते हैं, अपने घर में लगातार देखते होंगे। अगला है, इनका ऊष्मीय ऊर्जा मध्यम होता है। मध्यम हम इस वजह से लिखे हैं कि इनका जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है वो ठोस से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है, क्योंकि इनमें बहाव की क्षमता है। आपका जो द्रव होता है, द्रव में बहाव होने की क्षमता होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता होती है। तो ये तभी हो पा रहा जब द्रव के जो अवयवी कण हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं, यानी उनमें गति है कहीं ना कहीं। तो गति है, तो जहां गति होगा वहां ऊष्मीय ऊर्जा होगा। क्लियर है? जहां कणों के बीच में गति हुआ मतलब वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा है। जैसे अगर हम लोगों के शरीर में ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगा तो हम लोग का शरीर जो है वो शिथिल पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। और ऊष्मीय ऊर्जा के होने की वजह से जो हम लोग का से जो कोशिका होता है, जो खून है, ये सभी पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लगातार मोशन में, गति में। ओके, उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा होगा तभी आपका क्या होगा, यहाँ पर ये बहाव का क्षमता है। तो ये हो गया हम लोगों का द्रव का गुण। अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं गैस के गुण की। ओके, तो चलिए आते हैं गैस के गुण पर हम लोग। अब यहां हम लोग बात कर लें कि आपके गैस के क्या गुण होंगे, जो कि आपका पदार्थ का तीसरा अवस्था है। तो गैस का क्या गुण है उसकी बात करनी है हम लोगों को। तो यहां पर समझो, देखो, सबसे पहला गुण कि ये मुलायम होते हैं। ओके, ये जो है ये कैसे हैं, तो मुलायम होते हैं। क्लियर है? ये मुलायम होते हैं, पहला, गैस बहुत ज्यादा मुलायम होता है आपका। दूसरा है कि ये क्वथनांक निम्न होता है, इनका क्वथनांक निम्न होगा, क्योंकि गैस पहले से वाष्प के अवस्था में होता है,
खुद ही गैस के अवस्था में होता है तो उसका क्वथनांक फिर क्या होगा? अगर उसको आप उबालना चाहो तो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? उबल जाएगा, क्योंकि वो पहले से अपने गैस के रूप में है। तो उनको अगर उबालना हो और तो क्या हो जाएगा? वो बहुत जल्दी उबल जाएगा। ओके, इस वजह से इनका क्वथनांक जो है वो क्या है? निम्न होता है। फिर इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित है। गैस का ना ही आयतन निश्चित हो सकता है ना ही आकार निश्चित हो सकता है। इसका आंसर हम कैसे जानेंगे और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो आपको हम बताएं कि मान लीजिए आपके घर में जो खाना बनाने वाला सिलेंडर आता है, उस खाना बनाने वाले सिलेंडर में 14 किलोग्राम गैस होता है। ठीक है, 14 किलोग्राम गैस। तो वो 14 किलोग्राम गैस उतना ही बड़ा सिलेंडर में पैक्ड है। लेकिन अगर उसी सिलेंडर को आप एक पूरा रूम बंद कर दो और उस पूरे रूम में खोलकर छोड़ दो, तो क्या होगा कि वो गैस जो है पूरे रूम में फैल जाएगा, यानी पूरे रूम के जगह को घेर लेगा। तो पहले इतने छोटे सिलेंडर में था, अभी पूरे जगह पूरे रूम को कवर कर लिया, यानी आयतन इसका क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ओके, तो जैसी जगह पे रखी जाएंगी इनको, उस तरह का इनका आयतन होगा। यानी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो और घटाना चाहो तो एक हद तक घटा सकते हो। तो इस वजह से कह सकते हैं हम लोग कि गैस का जो आयतन है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है और गैस का कोई आकार नहीं होता है। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट, ये अति संपीड्य होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा दबाने योग्य होते हैं और यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं कि बैलून में हवा भर पाते हैं, भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं, दबाते रहते हैं। उसी तरह सिलेंडर में आपका गैस भरा रहता है। गैस जब भरा रहता है तो लगेगा जैसे कि वो क्या है? द्रव की तरह है, ऐसे पानी की तरह है, ऐसे बजेगा हिलाने पे। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही रीजन है आपका कि गैस को बहुत ज्यादा दबा कर उसमें पैक किया हुआ रहता है और गैस के कण बहुत नजदीक आए हुए होते हैं। इस वजह से वो पानी की तरह क्या होता है? आपका बजने टाइप सा होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इनके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। इनके अवयवी कणों के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है और यही रीजन रिक्त स्थान की वजह से क्या है? हम लोग अपने हाथ को हवा में ऐसे घुमा पा रहे हैं। ऐसा नहीं ना, अगर ठोस रहे तो इसके अंदर अगर हम चाहे हाथ तो मेरा हाथ नहीं जाएगा, इसके अंदर हाथ मेरा नहीं जा पा रहा, लेकिन वही हवा में ऐसे हाथ घुमा जा रहा। ठीक है, तो हवा में मेरा हाथ घूम रहा, लेकिन यहीं पर जो आपका है ये ठोस इसके अंदर नहीं जा पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि गैस जो है, गैस के अंदर में काफी जगह खाली होता है जिसके अंदर में आप अपना हाथ पैर चला सकते हो। ठीक है, आगे अगला है, इनके अवयवी कणों के बीच निम्न अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। बिल्कुल होता है, बहुत ही कम आकर्षण बल होगा, तभी तो गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनके अंदर में खाली जगह है। मान लो इस तरीके से रहा होगा तभी तो खाली जगह, एक गैस का कण यहाँ है तो दूसरा यहाँ रहा होगा, ऐसे रहा होगा फैला होगा, ऐसे ही रहा होगा, तभी तो हम इसके बीच में अपना हाथ डाल पा रहे हैं ऐसे, है ना। ये जो हाथ हम लोग हवा में घुमा रहे हैं, कैसे घुमा पा रहे हैं? क्योंकि गैस के कणों के बीच में खाली जगह रहा होगा, तो उन खाली जगहों में हाथ घूम पा रहे। ओके, तो गैस के कण कुछ इस तरीके से फैले हुए रहते हैं, ऐसे दूर दूर। तो आखिर फैले हुए मतलब इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम है। ओके, इनके बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से क्या है कि ये एक दूसरे से, इनके जो कण है वो सभी एक दूसरे से दूर है, यही रीजन। क्लियर होगी बात? अब आगे बात करते हैं लास्ट, कि इनका ऊष्मीय ऊर्जा उच्च होता है। ओके, चूंकि गैस के कण जो है एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा गति में होते हैं। तो गति में क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ऊष्मीय ऊर्जा है। ओके, गति में होने का बस एक ही कारण है, वो है ऊष्मीय ऊर्जा। ओके, तो जहां तक हमको लगता है हम लोग ठोस, द्रव, गैस को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। और अब जो है इनके गुण से और आपका ठोस, द्रव, गैस जो आपका हो गया पदार्थ की 3 अवस्थाएं, इन सब से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप पूर्ण रूप से इनको बना लेंगे।
ओके, तो अब अगला जो हम लोग का वीडियो होगा, अगला लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आपका पदार्थ का प्रकार है। पदार्थ के प्रकार में दो तरह की बातें हम लोग करेंगे, दो प्रकार की बात करेंगे। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हम लोग बात करेंगे तत्व एवं यौगिक की, और दूसरा होगा आपका मिश्रण, जिसको अशुद्ध पदार्थ भी बोलोगे। तो मिश्रण में हम लोग दो प्रकार को पढ़ेंगे, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आपका पदार्थ के प्रकार को लेकर के। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।